नमस्कार साथियों, जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो आज के सीरीज में हम लोग चल रहे हैं जो दिसंबर 2023 के सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू, उसे हम देख रहे हैं। और जैसा कि मेरा टैगलाइन है कि पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक का सीरीज, ये टैगलाइन इसलिए दिया गया है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, ट्रस्ट है कि जो भी मतलब 10 ईयर्स का कंप्लीट पेपर एनालिसिस कर लेगा मेरे साथ, कंप्लीट पेपर एनालिसिस, जो भी एस्पिरेंट मेरे साथ 10 ईयर्स का पेपर एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस कर लेंगे, देख लेंगे और उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, तो उनका कम टाइम में जो है जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। यानी ये कहें कि मिशन जेआरएफ जो हमारा बैच है दिसंबर 2025 को लेकर के बिल्कुल उनका हंसते खेलते कंप्लीट हो जाएगा। इसी कड़ी की श्रृंखला में हम लोगों ने देखा, जून 2025 के पेपर को देखें, दिसंबर 2024 के पेपर को देखें और जून 2024 के पेपर को डिटेल एनालिसिस इसी प्लेटफॉर्म पे मेरे द्वारा किया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस पेपर को देखने से पहले आप एक बार उसे भी देखें, समझें और उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं, अपने साथियों को बनाएं और सोशल मीडिया में इसे शेयर करें। तो चलते हैं आज के सीरीज में। आज का जो क्वेश्चन है वो 131 से 150 क्वेश्चन के सीरीज को हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। 131 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा कविता की इन उक्तियों को कविता में आने के क्रम से पहले से बाद के क्रम में लगाए। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप राम की शक्ति पूजा जो निराला जी की लिखी गई बहुत ही अच्छी, मतलब एकदम जोशपूर्ण जो कविता है, अगर पढ़े होंगे और हमारे टीम के द्वारा ये भी प्रयास किया जा रहा है आपके यूनिट 5 जो है कविता वाली, ये भी सीरीज आप इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। बिल्कुल आप जाएं और उसे भी देखें एक बार। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपका ये आंसर बहुत ही क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो चलते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे पहले अपनी तरफ से, फिर देखेंगे कि आयोग ने इसका आंसर क्या लिया है। 131 का जो आयोग ने जो आंसर लिया है वो पहले मैं आपको बता दूं कि आयोग ने इसका आंसर 4 लिया है, 4, वो यानी 131 का 4। अब देख लेते हैं 131 का 4 कैसे हुआ है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, पहले ये लाइन है। फिर सी है केवल जलती मशाल, फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है और थर्ड में नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, थर्ड में ये लाइन है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है इस कविता की, तो फोर्थ में इसको ध्यान पे रखेंगे। और लास्ट जो लाइन है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, जो सबसे इसका फेमस लाइन है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, ये सबसे अंत में है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कौन से लाइन पहले है, फिर सेकेंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है एंड लास्ट 5th कौन है। इस कड़ी के श्रृंखला में हम लोग देखिए कि इसका आंसर 4 जा रहा है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 132 क्वेश्चन, 132 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यहाँ भी आपको देखिए कि क्रोनोलॉजी पूछ रहा है कि पहले कौन सा लाइन आएगा, फिर कौन सा लाइन आएगा, फिर कौन सा लाइन होगा। तो आप देखते हैं। तो सबसे पहले इस कड़ी में हम लोग जान लेते हैं कि परीक्षा गुरु उपन्यास जो है किसके द्वारा, थोड़ा सा पहले इसके विषय में जानकारी ले लेते हैं। परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया, इनके लेखक है ये। और इसमें एक फैक्ट आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये 80-82 का उपन्यास का ये टाइम पीरियड है। और इस उपन्यास की एक खास बात ये है कि इसको शुक्ल जी के द्वारा जो इनमें एक लाइन जो कहा गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग
अंग्रेजी ढंग का हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। ये लाइन एग्जाम में कितनी बार आया भी है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और हो सकता है कि आगे आगामी जो एग्ज़ाम है वहाँ भी उपन्यास माना है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। क्योंकि जब भी शुक्ल जी कभी अगर कोई स्टेटमेंट अगर बोलते हैं तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है साहित्य के क्षेत्र में, तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान पे रखेंगे। ये PYQ वैसे भी पूछा जा चुका है। तो इतना हम लोगों ने देखा कि परीक्षा गुरु का जो टाइम पीरियड है वो ये इसका टाइम पीरियड भी इम्पोर्टेंट है। 80-82 आप लोग ध्यान, इसके लेखक जो है लाला श्रीनिवास दास जी हैं, ये ध्यान पे रखेंगे। अब चलते हैं अब हम लोग कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और आयोग ने क्या आंसर लिया है। जो भी आंसर आपको यहाँ पे बताया जा रहा है वो NTA के द्वारा जो वेरीफाइड आंसर की है, लास्ट आंसर की, उसे बताया जा रहा है। तो देख लेते हैं। 132 का आयोग ने जो आंसर लिया है वो 2 लिया है, यानी कि पहले सबसे लास्ट वाला जो होगा वो होगा। अकाल में अधिक मास, यानी कि फर्स्ट ये। फिर सेकंड है सब में हाँ, 2 में 2। और फिर देन आफ्टर सुख दुख, थर्ड में यहाँ पे। और D बिगाड़ का मूल विवाद, फोर्थ। और देन लास्ट साहसी पुरुष, फिफ्थ। तो देख लिए हम लोगों ने, इसके विषय में थोड़ी सी हम लोगों ने जानकारी भी ले लिया। इस तरह से साथियों अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे और इस तरह से 10 ईयर्स का पेपर कर लेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है, गारंटी है कि आपका 1 टाइम में नेट या JRF तो बिल्कुल होगा। तो चलते हैं अब 133 क्वेश्चन आज का। 133 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बात के क्रम में सजाइए। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि अमृतसर आ गया काफ़ी बहुत अच्छी कहानी है, और अमृतसर आ गया जो भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया कहानी है। और इस कहानी में जो सबसे बेसिक, मैंने यहाँ पे PYQ में आप लोगों को बताया भी है कि अमृतसर कहानी जो है प्रॉपर क्या कहते हैं, एक रेल के डिब्बे के भीतर की जो घटना है उसे बताने का प्रयास किया, रखने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग इसका विषय फिर से देख लेंगे एक बार। विषय में भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिकता, आप लोग ये ध्यान पे रखेंगे। और सेकंड एक पॉइंट ये ध्यान पे आप रख सकते हैं कि इसमें रेल के डिब्बे के भीतर की ये घटना है, तो 2 फैक्ट आप लोगों ने ध्यान पे रखा कि इसका विषय जो है भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिकता है, और सेकंड है कि रेल के डिब्बे के जो भीतर की जो घटना है उसको कहीं ना कहीं लेखक रखने का प्रयास किया गया है भीष्म साहनी के द्वारा। लेखक है भीष्म साहनी। इनका एक उपन्यास भी है तमस, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इसका भी कहीं ना कहीं विषय वही है, सांप्रदायिकता है, तो ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और इसका टाइम पीरियड जो है 1973 कहानी का, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे 1973। तो इतना देखिए साथियों कि इतना डिटेल एनालिसिस आपको यूट्यूब के दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। इसलिए इस प्लेटफॉर्म से जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। और ये संग्रह जो है, इस कहानी का संग्रह, ये पटरियाँ 1973 पटरियाँ जो कहानी संग्रह है उसमें ये संग्रहित है, तो आप ये ध्यान पे रखेंगे। अब चलते हैं, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए ये अब हम लोग देखते हैं। 133 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 2 लिया है, यानी कि C। काले बाबू ताकत आएगी जैसा ओ जाएगा, यानी कि पहले ये C। बंद करो जी दरवाज़ा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो धकेल दो पीछे, ये 2 नंबर। ये देख लीजिए कि इस लाइन से भी लग रहा है कि कितना मतलब लोगों में आक्रोश है। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची उसके साथ थी, बेरहमों तुमने बहुत बुरा किया है,
ये थर्ड लाइन है। फिर देन आफ्टर डी, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी, ये फोर्थ में है। और देन लास्ट में जो है, बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो, फिफ्थ में है ये लाइन। जब ये कहानी आप में, हाँ इसी प्लेटफॉर्म पे साथियों अमृतसर आ गया जो यूनिट 7 है वो पढ़ाया जा रहा है। आप बिल्कुल लाइन टू लाइन पर जाइए, पढ़िए और शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 134 क्वेश्चन आज का। आगरा बाजार नाटक में आई नज्म की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यहाँ पे भी आपको कह रहा है कि कौन से नज्म पहले आए हैं, कौन से नज्म बाद में आए हैं, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो आगरा बाजार जो है, पहले देख लेते हैं कि इसका आयोग ने आंसर क्या लिया है। आगरा बाजार का 134 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 4 लिया है। यानी कि सबसे पहले ये लाइन होगा, जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोजी की मुश्किलात, ये फर्स्ट लाइन है। फिर सी है, होता है बागवों से हर एक बाग का निवाह, वह बाग किस तरह न लूटे और न उजरे आह, ये 2 नंबर है। वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते, ये 3rd नंबर है। बी में, रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिशे बागो चमन न हो, ये 4th में। आप जो लास्ट में बच गया ई, कपड़े किसी के लाल है रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल है रोटी के वास्ते। सब कुछ यहाँ पे कहीं ना कहीं रोटी को केंद्र में रख करके मतलब ये गीत लिखा गया है कि जो भी कुछ है रोटी के मतलब रोटी के खातिर ही कोई कुछ कर रहा है। ये लाइनें बिल्कुल इसी तरफ इशारा कर रही है। तो और ये जो लिखा गया है आगरा बाजार, ये जानते हैं आप लोग, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये हबीब आगरा बाजार, आगरा बाजार ये हबीब तनवीर के द्वारा लिखा गया है और 1954 में। ये टाइम पीरियड आप याद रखेंगे। और इसका जो विशेषता है, विशेषता में आप ध्यान पे रखेंगे, एक तो ये व्यंग शैली में लिखा गया है, व्यंग शैली में, और सेकंड जो है ये संगीत बद्धता के लिए प्रसिद्ध है। तभी तो यहाँ पे नज्म आया है, इतने नज्म आया और उसको कह रहा है कि पंक्ति में आपको कह रहा है सजाने के लिए। तो ये नज्म और गीत के लिए ये नाटक प्रसिद्ध है आगरा बाजार। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे एक क्वेश्चन पे मैंने डिटेल एनालिसिस किया। अगर आपको क्वेश्चन हो सकता है सेकेंड टाइम आपका इसका टाइम पीरियड पूछ ले, लेखक का नाम पूछ ले, इसकी विशेषता पूछ ले, तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन के माध्यम से 5 टॉपिक कवर करने का और इससे 50 फैक्ट कवर करने का ये मेरा यहाँ पे थीम है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 135 क्वेश्चन 135 क्वेश्चन कह रहा है, जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यहाँ पे एक निबंधकार है और सभी के नाम दिए हुए हैं और उसमें कह रहा है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि विवेकी राय के बारे में 1924, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ इसी प्लेटफॉर्म पर। विवेकी राय का 1924 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907। सब आप मेरे साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। सरदार पूर्ण सिंह 1881। कुबेरनाथ 1935 और रामचंद्र शुक्ल जी ये 1884। तो अब इस टाइम पीरियड को देखते हुए और आप लोग पहले से बाद के क्रम में देखिए कि पहले कौन सा होगा। अगर वैसे देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 1881 आएगा, यानी कि सी पहले होगा। तो सी
एक ऑप्शन ये कट गया, एक ऑप्शन ये कट गया, यानी कि 3 4 में से ही आपका कोई आंसर होगा। और फिर देन आफ्टर कौन होगा, फिर ई होगा। तो देखिए यानी कि आपका आंसर आ गया सी ई, फिर बी 1907 हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर ए 1924 विवेकी राय, और डी कुबेरनाथ 1935 सबसे लास्ट में। तो इस तरह से अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ क्वेश्चन आपको किसी न किसी फॉर्मेट में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। 135 का 3, और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 136 क्वेश्चन आज का। 136 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अब इसको ए और आर दिए हुए हैं, इसके हिसाब से ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से जो आपको सही लगता है वो आंसर आप बिल्कुल दीजिए, और फिर हम देखेंगे कि इसमें आयोग ने क्या आंसर लिया है। तो देखते हैं। अभिकथन ए कह रहा है कि सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और उसी वर्ष उसके वार्षिक अधिवेशन के सभापति प्रेमचंद हुए। आर देख रहे हैं, सन 1936 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह का नाम सुमित्रा नंदन पंत ने युगांत रखा। तो आप बताइए वीडियो पॉज करके कि इसका आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से। 136 का जो आयु, वैसे ये लाइन बिल्कुल सही है, और ये भी लाइन सही है कि सुमित्रा नंदन पंत ने युगांत रखा, ये भी सही है। लेकिन आप ये चीज़ एक गौर कीजिए कि अगर आपका दोनों सही है तो दोनों सही तो है, यहाँ पे तो है दोनों सही है, लेकिन एक ये ध्यान पे रखिए कि ये लाइन और ए और आर में किसी प्रकार का मैचिंग है। अगर मैचिंग नहीं है तो इसकी व्याख्या नहीं करता है, अगर मैचिंग होता तो आपका आंसर 1 होता। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है कि पहले तो आप देखिए कि ये दोनों को अब ऑप्शन सही है कि नहीं। अगर सही है तो सही है तो इसमें या तो 1 आंसर होगा या तो 2 आंसर होगा। अब फिर उसके बाद ये देखिए कि ये लाइन दूसरी लाइन से मैच कर रही है क्या, ये प्रगतिशील लेखक की बात यहाँ पे भी हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आंसर बिल्कुल 2 जाएगा। इसकी सही तो है बट इसकी व्याख्या नहीं कर रही है, एक का आर से कोई संबंध नहीं है। ऐसे इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम हॉल में। यानी कि 136 का 2 आंसर, और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 137 क्वेश्चन। कथन 1 और कथन 2। आगे की त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन और संवत्सर आदि पुस्तकों में उनका आलोचनापरक चिंतन और वैचारिक साहित्य संकलित है। देखते हैं सेकंड। मुक्तिबोध की कीर्ति एक साहित्य की डायरी का धारावाहिक प्रकाशन हंस पत्रिका में प्रकाशन हुआ। तो जैसा कि हम मुझे जानकारी है कि मुक्तिबोध की जो कीर्ति है वो एक साहित्य की डायरी तो है, लेकिन इसका जो धारावाहिक फर्स्ट जो प्रकाशन था वो हंस पत्रिका में न होकर के नया खून में ये प्रकाशित हुआ था। इस कारण से ये आपका गलत हो गया। अगर आपका एक गलत हो गया तो देखिए आंसर कौन होगा। 1 2 दोनों सत्य है, गलत ये तो होगा नहीं। 1 सत्य है लेकिन 2 असत्य है, तो ये आंसर में भी आपका हो सकता है। 1 असत्य है लेकिन 2 सत्य है, ये भी आपका ऑप्शन कट गया। 50-50 आप आ गए। अब देखिए आगे की त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन और संवत्सर आदि पुस्तकों उनका आलोचनात्मक चिंतन और वैचारिक साहित्य संकलन है। नहीं, ये लाइन जो है सही है, एकदम बिल्कुल एकदम सही लाइन, और ये जो है 2 गलत है। तो आपका उस हिसाब से आपका आंसर 3 हो जाएगा। 1 सत्य है और 2 असत्य है, यानी 137 का 3। चलते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे आपको जब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ तो एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि मैं केवल आंसर नहीं बता रही हूँ, बल्कि आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे ये भी बता रही हूँ, और क्वेश्चन सही गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, उस वहाँ पे क्या होना चाहिए, उस शब्द क्या होने चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इस तरह से अगर आप 10 ईयर्स पेपर को अगर देख लेते हैं
वीडियो मेरे साथ कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, उसको रिवीजन बार बार रिवीजन कर लेते हैं एग्ज़ाम के टाइम, तो आपका कहीं से आपका मतलब अच्छे मार्क्स से आप बिल्कुल पास करेंगे। एकदम एकदम ट्रस्ट कीजिए। तो चलते हैं आज का 138 क्वेश्चन। 138 क्वेश्चन कथन 1 और कथन 2 बिल्कुल दिया है। नागार्जुन की कविता कालिदास में शकुंतला और दुष्यंत का उल्लेख है। जैसा कि पढ़े होंगे आप लोग, तो नागार्जुन की कविता जो कालिदास है उसमें शकुंतला और दुष्यंत का कोई ऐसा जिक्र नहीं है। उसमें जो जिक्र है वो रघुवंशम, कुमार संभव और एक और नाम है मेघदूत। इस तीन जो रचना है उसकी जिक्र है। ये शकुंतला और दुष्यंत नाम जो पात्र है इसका कोई ऐसा जिक्र नहीं है। तो ये लाइन तो आपका कट गया। अगर एक गलत हो गया तो देखिए कि आपका आंसर कौन सा होने वाला है। 1 2 दोनों सत्य है, ये आंसर कट गया। 1 सत्य है लेकिन 2 असत्य, ये भी कट गया। अब देखिए आपका 50-50 आंसर आ गया। क्वेश्चन जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आप ऐसे ही बनाएंगे। और क्वेश्चन पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए कि कैसे है, इससे आपको कम टाइम लगेगा। और आप देख लेते हैं कि कौन सा इसका सेकंड वाला जो है वो सही है कि नहीं। साप भरा तन प्रजातंत्र, यह काव्य पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी की है। साथियों, जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता मैंने पढ़ी है उसकी जो भी रचना है वो ऐसा लाइन जो है वो रश्मि रथी में नहीं है। तो ये भी लाइन आपका गलत हो गया। और जब पढ़ेंगे हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे जो भी कविता वाली पार्ट है यूनिट यानी कि 5, तो उसमें आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये लाइन, और आप गूगल ये करके जानकारी लेकर के बताएंगे कमेंट में कि ये लाइन एजिट है कहाँ से। तो इसका आंसर जो है ये भी गलत हो गया, ये भी, तो यानी कि 2 आंसर दोनों असत्य है। 138 का 2 आंसर, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 139 क्वेश्चन कथन 1 है और कथन 2 है। गोदान के अनुसार बेलारी और सिमरी में केवल 5 मील का अंतर। देखिए साथियों, इससे पहले भी ये बेलारी और सिमरी वाला गोदान का जो गोदान से जो क्वेश्चन था इससे पहले भी PYQ में पूछा। देखिए कैसे आपको एक स्टेटमेंट के रूप में दे दिया है। बिल्कुल ये लाइन सही है। अगर आप PYQ सीरीज अगर करके गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। 139 का जो है एक कथन सही है। अब देख लेते हैं। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं कुल्लू है। यह कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओंकारनाथ का है। ये लाइन जो इस तरह का जो लाइन है वो ओंकारनाथ जी नहीं बल्कि हुरी की जो पत्नी रहती है धनिया के द्वारा ऐसा कहा गया है, क्योंकि उसे थोड़ा सा वहाँ पे एक जागरूक महिला और क्रांतिकारी महिला के रूप में उजागर किया गया है प्रेमचंद जी के द्वारा। तो आप लोग गोदान के बारे में तो मैंने डिटेल आप लोगों को बताया ही है कि गोदान प्रेमचंद जी के द्वारा 1936 में एक यथार्थपरक उपन्यास है। यथार्थपरक उपन्यास है। और साथ ही इस उपन्यास में जो है भारतीय समाज की क्या क्या समस्याएं हैं, बेसिकली जो किसान है, मध्य वर्ग की समस्या है, मजदूर वर्ग की समस्या है, नारियों की समस्या क्या है, समाज में जो पिछड़ा दलित वर्ग है उसकी क्या समस्या है, इन सभी समस्याओं को बिल्कुल एकदम जस का तस रखने का प्रयास किया है। बिल्कुल यहाँ पे आदर्श का कोई प्रभाव नहीं है कि जैसे जब आप प्रेमचंद जी की कहानियाँ और अन्य मतलब उसकी रचना को जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बिल्कुल जहाँ पे वो हृदय परिवर्तन करवा करके सब कुछ ठीक कर देते हैं। जैसे बड़े घर की बेटी वाली कहानी आप पढ़ लीजिए और भी किसी अन्य रचना को पढ़ लीजिए उनकी, तो ऐसा लगेगा कि नहीं सब कुछ वो ठीक कर देते हैं अंत में। लेकिन इस उपन्यास में वो बिल्कुल जैसी समस्या है बिल्कुल समस्या को बनाते हुए बिल्कुल वहीं पे छोड़ देते हैं। और जब आप एक बार ऐसा हो तो ये उपन्यास को बिल्कुल आप लोग एक बार पढ़िए, क्योंकि ये उपन्यास पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि आपको भारतीय समाज का क्या दिशा और दशा है वो आपको समझने में मौका मिलेगा। और जब वो होरी जो रहते हैं लास्ट में मतलब 40-45 के साल होते होते जब वो गाय की इच्छा रखते हुए जब वो चल बसते हैं, तो अंत में जब वो आते हैं और उनके जो पुरोहित के द्वारा जो गाय का दान की जो इच्छा रखा जाता है धनिया के सामने,
तो वो कहती है, वो पैसा कुछ पैसा दे करके कहती है कि यही मेरा गोदान है और यही मेरी मुक्ति है। तो जब पढ़ेंगे ना तो लास्ट में ऐसा लगेगा कि पढ़ते समय ऐसा लगेगा कि आपकी आंखों में मतलब आंसू आ जाएंगे कि किस समाज में मतलब हम जी रहे हैं। तो 139 का जो देख लीजिए, यहाँ पर भी ये लाइन सही है और ये 2 गलत है, क्योंकि ये धनिया का स्टेटमेंट है। धनिया जब वो पंच में जाती है तो इस तरह का लाइन स्टेटमेंट बोलती है, यानी कि 1 सही और 2 गलत है। तो इस हिसाब से आपका 3 आंसर हो जाएगा। 139 का 3, और आयोग ने भी इस आंसर को सही माना है। देखिए कैसे हम लोग एक क्वेश्चन नहीं, केवल एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन 10 फैक्ट निकालने का प्रयास करते हैं, इसलिए ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलते हैं 140 क्वेश्चन। 140 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कथन 1 और कथन 2 मैला आंचल से क्वेश्चन है। मैला आंचल के अनुसार मंगला देवी काला आजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर ले जाई गई। राजा महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं, प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। यह संवाद बाण भट्ट की आत्मकथा में सुचरिता का है। ये कथन जो है सुचरिता का नहीं है। एक तो ये लाइन ऐसे भी कट गया। और अब फर्स्ट देख लेते, ये लाइन जो है यहाँ पे मतलब गलत लग रही है। मैलांचल के अनुसार मंगला देवी काला आजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद, ये भी लाइन बिल्कुल गलत है। जब आप मैलांचल पर पढ़ेंगे और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाया भी जा रहा है और आगे भी आपके लिए काम किया जाएगा, तो आपको लग जाएगा कि नहीं ये लाइन जो है ये इस पात्र का तो नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो दोनों का दोनों आंसर जो है स्टेटमेंट गलत है, यानी 1 और दोनों असत्य है। तो इस हिसाब से आपका आंसर 140 का 2 है और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो अब चलते हैं, अब तो ये हो गया। अब 141 से जो है आपका 2 पैसेज दिया होगा। 141 से 145 तक का 1 पैसेज और एक और पैसेज होगा। तो इसी में आपको 10 क्वेश्चन है। इसको बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से शांतिपूर्वक, और फिर उसके बाद वहाँ से 5 क्वेश्चन। ये बिल्कुल फ्री का मार्क्स है, फ्री मार्क्स इसको कह सकते हैं। तो अब चलते हैं, पढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन पहले शहरों में बसने वाले लोगों, खासकर छोटे व्यापारियों, जुलाहों, टोकरी बनाने वाले भिस्तियों जैसे लोगों के बीच से शुरू हुआ था, किंतु 17वीं शताब्दी तक वह किसानों में भी व्याप्त हो गया। 17वीं शताब्दी और किसान, इसने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया और मुगल शासन तथा सामंती सरदारों के विरुद्ध कभी कभी सशस्त्र विद्रोह के रूप में भी प्रकट हुआ। 17वीं शताब्दी में दिल्ली में सिखों का जो आंदोलन चला और मथुरा में किसानों का जो सशस्त्र विद्रोह हुआ, उसमें कुछ सामान्य क्रिया तथा प्रेरणा स्रोत थे। पंजाब में मुसलमान सामंतों के खिलाफ किसानों के संघर्ष में भक्ति आंदोलन ने सक्रिय भूमिका अदा की। महाराष्ट्र यहाँ पे एक राज्य का नाम है। ये आप लोग जब पढ़ेंगे आप लोग एग्जाम हॉल में भी, तो इसी तरह का कुछ वर्ड, ऐसा की वर्ड आएगा तो उसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेंगे। में एक वेगपूर्ण तूफान के रूप में शिवाजी के नेतृत्व में चलने वाले मुक्ति आंदोलन में मराठी कवि तुकाराम की भूमिका कोई मामूली भूमिका नहीं थी। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस आंदोलन के नेता अपनी कविताएं और अपने गीत फारसी, संस्कृत जैसे दुर्लभ और क्लिष्ट भाषाओं में नहीं, वरन जनता की भाषाओं में रचते थे। देखिए मतलब ये जो कविताएं रचते थे वो मतलब ऐसा नहीं है कि फारसी कोई जानना है तो फारसी में ही कर रहे हैं, संस्कृत जा रहे हैं तो संस्कृत एकदम क्लिष्ट संस्कृत में ही कर रहे हैं, कोई उर्दू में जानना है तो उर्दू में नहीं। जिस चीज़ में जनता जिस भाषा को समझ रही थी, जिस बात को आसानी से ग्रहण कर रहे थे, बिल्कुल उसी में वो अपनी रचना करते, इसलिए कि वो उसकी रचना अधिक लोगों तक जा पहुँचे। इसमें राष्ट्रीय इकाइयों तथा राष्ट्रीय भाषाओं के विकास को प्रोत्साहन मिला, जो भारतीय राष्ट्र के विकास की एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। अब भक्ति आंदोलन ने देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न मात्राओं में तीव्रता और वेग ग्रहण किया। यह आंदोलन विभिन्न रूप में प्रकट हुआ, किंतु
कुछ मूलभूत सिद्धांत ऐसे थे जो समग्र रूप से पूरे आंदोलन पर लागू होते थे। पहले, धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार करना। दूसरे, ईश्वर के सामने सबकी समानता। तीसरे, जाति प्रथा का विरोध। चौथे, यह विश्वास कि मनुष्य और ईश्वर के बीच तादात्म्य प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है, न कि उसकी ऊंची जाति अथवा धन संपत्ति पर। पांचवें, इस विचार पर जोर की भक्ति ही आराधना का उच्चतम स्वरूप है। और अंत में कर्मकांडों, मूर्ति पूजा, तीर्थाटनों और अपने को दी जाने वाली यंत्रणाओं की निंदा। भक्ति आंदोलन मनुष्य की सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता था और सभी वर्णगत एवं जातिगत भेदभाव तथा धर्म के नाम पर किए जाने वाले सामाजिक उत्पीड़न का विरोध करता था। तो ये पैसेज आपने पढ़ा लाइन टू लाइन, और इस पैसेज का यही थीम है कि जो भी व्यक्ति, जो इस भक्ति आंदोलन का यही था कि जो भी व्यक्ति आए उन्होंने जनता को उसी भाषा में समझाया। जो भी दिखावे की चीज़ है उसको उसने नकार किया, जिसमें मूर्ति पूजा हो गया, कर्मकांड हो गया, तीर्थाटन हो गया, और अपने को जो उत्पीड़न देने वाली बात हो गई उसको बिल्कुल विरोध किया। ये सब था। और जो भी भाषा, एक महाराष्ट्र का यहाँ पे जिक्र आया है स्टेट का, ये भी आप लोग ध्यान, जिसमें एक कवि है मराठी कवि तुकाराम, ये भी ध्यान पे रखेंगे। तो आप चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। 141 का क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन आपको इस पैसेज से बनाने होंगे। अब पढ़िए। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के बीच नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है। गांव में रहने वाले सामंतों के बीच, बिल्कुल भी नहीं। शहरों में रहने वाले उच्च वर्ग के बीच, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शहरों में रहने वाले कामगार और शिल्पियों, छोटे व्यापारियों के बीच। देखिए, आइए पैसेज पे। भक्ति आंदोलन बसने वाले लोगों के बीच, खासकर छोटे व्यापारियों, एक सेकंड साथियों, खासकर छोटे व्यापारियों, जुलाहों, टोकरी बनाने वाले भिस्तियों के बीच शुरू हुआ। देखिए आंसर आ गया ना, है ना ये आंसर, बिल्कुल फर्स्ट ही लाइन में ये आपका आंसर है, यानी कि 141 का 4 आंसर। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन किसकी सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता है? तो ईश्वर की सत्ता को नहीं, राजा की सत्ता को बिल्कुल भी नहीं, संतों की सत्ता को बिल्कुल भी नहीं, मनुष्य की सत्ता को वो सर्वश्रेष्ठ मानता है। मनुष्य की सत्ता को सर्वश्रेष्ठ इसलिए मानता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहले राजा होने से पहले, ईश्वर होने से पहले, संत होने से पहले, वो सबसे पहले क्या है? मनुष्य है। और जब कोई व्यक्ति मनुष्य अगर केंद्र में है तो उसी को वो श्रेष्ठ मानेगा। यहाँ पे ऐसे लिखा भी है, आपको दिखा देते हैं। भक्ति आंदोलन मनुष्य की सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता है। इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया था, देखिए एकदम लिखा हुआ है। बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह आपको पैसेज पढ़ के और आराम से आंसर आपको देना। 143 क्वेश्चन, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? आप देख लेते हैं। धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार करना, बिल्कुल ये तो बिल्कुल पॉजिटिव बात है, बिल्कुल स्वीकार करेगा। ईश्वर के सामने सबकी समानता, बिल्कुल इस लाइन को भी समानता की बात करेगा, क्योंकि धार्मिक आंदोलन क्या करेगा? समाज में एक पॉजिटिव मैसेज देगा, निगेटिव मैसेज तो देगा नहीं। कर्मकांड की आराधना का उच्चतम स्वरूप मानना, नहीं, कर्मकांड को तो ये लोग बिल्कुल नकारते हैं। उच्चतम स्वरूप कहाँ से आ जाएगा? नकारते हैं, नकारते हैं इसे, तो ये कैसे हो जाएगा? ये फिर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जाति प्रथा का विरोध करते, बिल्कुल करते हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 143 का, वो 3 हो जाएगा। 144 क्वेश्चन, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान के आंदोलन में कवि तुकाराम की भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो तुकाराम तो अभी हमने पढ़ा कि ये मराठी कवि थे, मराठी कवि तुकाराम, तो मराठी थे तो महाराष्ट्र के होंगे, महाराष्ट्र, बिल्कुल सही हो गया। चलते 145 क्वेश्चन, इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन के नेता भाषा में अपनी कविताएं और गीत रचते थे। मैंने वैसे भी बताया है कि जो वो उसी भाषा में अपनी बात रखते थे, किताब लिखते थे जिस भाषा में जनता समझती थी, यानी कि जनभाषा। ये आंसर हो जाएगा, जनभाषा। संस्कृत फारसी जानते हुए भी वो नहीं लिखते थे, जनभाषा हो जाएगा।
तो चलते हैं अब दूसरे पैसेज की तरफ। इस पैसेज में आपको 146 से 150 तक का आंसर 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आप भी पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके या सुनेंगे एकदम ध्यान से। सॉरी, ये तो वही पैसेज है। और नेक्स्ट पैसेज एक सेकेंड साथियों, हाँ ये पैसेज आपका है 146 से 150। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये है सेकेंड पैसेज आपका। हिंदी आज भी स्वयं अपने क्षेत्रों में विचार और चिंतन की भाषा नहीं बन सकी, या नहीं कि उसके ऐसे बनने में कोई अत्यंतिक असामर्थ्य है, सामर्थ्य का कोई अभाव नहीं, पर फिर भी तथ्य यह है कि उसमें दर्शन, विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि का कोई मौलिक या तात्विक कार्य नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि हिंदी को लेकर के, कि मतलब हिंदी का ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जिसमें दर्शन, विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान में कोई ऐसा मौलिक काम नहीं हुआ है। हम ऐसे किसी बड़े दार्शनिक, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक का नाम नहीं ले सकते जिनका बुनियादी कार्य सीधे हिंदी में हुआ और मान्य हुआ हो। दूसरे शब्दों में यह कि हिंदी भाषा जैसी वह आज है, न ही साहित्य प्रेमी है न विचार प्रेमी। साहित्य प्रेमी का बात है और विचार प्रेमी का बात है। इससे शायद इस तथ्य से भी प्रमाणित माना जा सकता है कि फूहड़ और सतही का आकर्षण हिंदी क्षेत्र में कई गुना बढ़ा और फला फूला है। अपनी भाषा के प्रति जैसा लगाव या ममत्व कई हिंदीतर अंचलों में है, उसकी तो जैसे कल्पना भी हमारे यहाँ करना असंभव है। मराठी में लेखकों की एक देशव्यापी यात्रा ग्रंथावली निकलती है और लाखों रुपयों की पुस्तकें सीधे पाठकों को बेचकर संपन्न होती है। हिंदी समाज में सूक्ष्मता और जटिलता के प्रति एक तरह की हीन और आक्रामक असहनशीलता बढ़ी है। उसका प्रभाव आलोचना पर भी पड़ा है। यहाँ विस्तार में जाना जरूरी नहीं कि जैसे एक जटिलता विरोधी नया शास्त्र विकसित किए जाने की गंभीर चेष्टा हो रही है, और कैसे हमारी कृतियों और लेखकों को सहजता, सरलता की नई सारणियों में रखा जा रहा है। कैसे इस चेष्टा का अर्थ अंततः हिंदी की अपनी जातीय परंपरा का अवमूल्यन है। हिंदी भाषी अंचल में राज बढ़ता जाता है, समाज घटता जाता है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो सदियों से राज के हस्तक्षेप से बाहर माने जाते थे। वे सब धीरे धीरे राज के दायरे में आ गए। राज ने उन्हें समाज से लगभग छीन लिया और हमने ऐसा होने को अपना मुखर समर्थन दिया है। सामाजिक कर्म और सार्वजनिक जीवन के इतने सारे क्षेत्र हैं जिसमें हिंदी अंचलों में कोई स्वतः स्फूर्त आंदोलन या सामाजिक सक्रियता नहीं है, जबकि उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, ये 3 स्टेट का जिक्र है। शिक्षा, पर्यावरण, संस्कृति आदि क्षेत्रों में समाज की उपस्थिति और क्रियाशीलता प्रमुख है, न कि राज की। हिंदी में तो साहित्यिक पुस्तकों का प्रकाशन पाठकों पर नहीं, सरकारी खरीद पर भयावह रूप से निर्भर है। कई बार तो यह दुःस्वप्न सताता है। देखिए यहाँ पे लेखक ये कह रहा है कि अपने बुरे सपने को यहाँ पे बता रहा है कि जल्दी ही हम हिंदी समाज में नहीं, हिंदी के राज में रहने लगेंगे। ये एक बुरा सपना की तरह लिख रहा है कि मतलब हमें ये दुःस्वप्न आता है कि अब हम के हिंदी राज में रहने लगेंगे। तो इस पैसेज का थीम यही है साथियों कि लेखक ये बताना चाहता है कि हिंदी के बारे में जो कोई चीज़ मतलब बता रहा है कि हिंदी का विकास क्यों नहीं हो रहा है। एक तो सबसे पहले वो ये बता रहा है, उसकी चिंता बता रहा है कि इसमें दर्शन, विज्ञान, अर्थशास्त्र या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हिंदी में मूलतः हो। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा कि ये बता रहा है कि कोई भी मतलब स्टेट से वो तुलना करके बता रहा है कि इसमें जो भी हो रहा है स्टेट अपनी बात को रख रहा है, और कहीं ना कहीं जो हिंदी वाली क्षेत्र है, अंचल वाला क्षेत्र है, वो अपनी बात को वहाँ पे रखने में कहीं ना कहीं मतलब संकोच कर रहे हैं, वो रख नहीं पा रहे हैं।
और इसमें जो कह रहा है कि इसका जो मतलब क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, उसका जो समाज है वो घटता जा रहा है, ये भी उसमें बता रहे हैं। और इसमें जो बता रहा है कि जो भी मतलब हिंदी साहित्य के से जो प्रेमी लोग हैं वो कहीं ना कहीं मतलब अपनी मतलब क्या कहते, मतलब सतही मतलब जो ज्ञान होता है या सतही अपनी बात होता है उसको कहीं ना कहीं वो बढ़ा चढ़ा कर रख रहे हैं। ये बात है, मतलब कहीं कहीं निगेटिव हिंदी के बारे में जो है, हिंदी के जो पाठक है उसके बारे में कहीं ना कहीं वो निगेटिव मतलब एक कंक्लूजन के तौर पे वो रख रहे हैं लेखक। और फिर ये सोच रहा है हिंदी वाले व्यक्ति पढ़ने वाले कि मतलब हम बहुत जल्दी मतलब हिंदी का पूरा छत्र छाया कायम हो जाएगा, हिंदी का ऐसा सब क्षेत्र कायम हो जाए जहाँ पे हम हिंदी का ही एक राज चलेगा, ऐसा वहाँ पे स्वप्न के बारे में बात कर रहा है। तो अब चलते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी में किस विषय का मौलिक कार्य नहीं हुआ है? देखिए तो 2-3 विषय था, दर्शन, विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान। तो देखिए यहाँ पे कौन सा है, अर्थशास्त्र है, तो आपका यही आंसर, क्योंकि इस सब्जेक्ट सबका नाम तो नहीं दिया था, तो अर्थशास्त्र होगा, यानी कि 146 का 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 147 क्वेश्चन। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार किन राज्यों में शिक्षा, संस्कृति आदि क्षेत्रों में राज्य की तुलना में समाज की क्रियाशीलता प्रमुख है? तो एक में इसमें 3 स्टेट का बात था, एक तो तेलंगाना नहीं था, गोवा नहीं था, केरल था, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल, यानी कि 147 का आंसर 2। और यहाँ पे मैं दिखा भी देती हूँ, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा स्पष्ट रूप से। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 148 क्वेश्चन। उपयुक्त अनुच्छेद में हिंदी के अतिरिक्त किन भाषा के समाज का उल्लेख है? तो एक तो मराठी है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र का जिक्र किया हुआ है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे, यानी कि 148 का 1 आंसर मराठी, क्योंकि मराठी महाराष्ट्र का ही जिक्र है तो इसका मराठी ही होगा, मणिपुर, असमिया और तमिल का ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो चलते हैं 149 क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। उपयुक्त अनुच्छेद में हिंदी और हिंदी समाज के बारे में कौन सा कथन नहीं कहा गया है? तो देख लेते हैं। हिंदी भाषा आज न साहित्य प्रेमी है न विचार प्रेमी। तो ये लाइन तो कहा गया है उसमें पैसेज में। हिंदी क्षेत्र में फुअर और सतही के प्रति विकर्षण बढ़ा है, ये लाइन वैसे नहीं कही गई है। हिंदी समाज में सूक्ष्मता और जटिलता के प्रति आक्रामक असहनशीलता बढ़ी है, ये लाइन भी है। हिंदी भाषी अंचल में राज बढ़ता गया और समाज घटता है, बिल्कुल ये लाइन कही गई है। अब देख लेते हैं कि यहाँ कहाँ पे कही है, एक बार आप लोग देख लीजिए। अंचल में राज बढ़ता गया और समाज घटता गया, ये लाइन एक लाइन कही गई है। न साहित्य प्रेमी है और न ही विचार प्रेमी, ये भी लाइन है। और यहाँ पे देखिए फुअर और सतही का आकर्षण है, ना कि विकर्षण, और आपके जो ऑप्शन में है वो विकर्षण लिखा हुआ है। देखिए कैसे ऑप्शन घटा है, मतलब आंसर कटेगा। यहाँ पे विकर्षण है, अगर यहाँ पे आकर्षण होता तो ये आंसर आपका सही हो जाता। आकर्षण, विकर्षण, यहाँ पे एक शब्द गलती करके आपका आंसर ये ले लिया, यानी कि 149 का 2 नहीं पूछ रहा, इसलिए ये आंसर विकर्षण के जब पे अगर आकर्षण होता तो ये आंसर सही हो जाता। विकर्षण कर दिया, उल्टा कर दिया है। पैसेज में आकर्षण शब्द का यूज है, यहाँ पे विकर्षण शब्द का यूज किया, इसलिए ये गलती है। देखिए कैसे डिटेल एनालिसिस करते हैं। 150 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। उपयुक्त अनुच्छेद में एक दो स्वप्न का उल्लेख है, इस दो स्वप्न के अनुसार फुअर और सतही के आकर्षण में पूरी तरह फंस जाएंगे, ये लाइन तो ऐसा है, लेकिन मतलब बिल्कुल इस तरह का लाइन नहीं है। हिंदी के बजाय अंग्रेजी का प्रयोग करने लगे, ऐसा भी नहीं है। जल्दी हम हिंदी समाज में नहीं, हिंदी में राज नहीं, बिल्कुल ये लाइन से ही आपका पैसेज ख़त्म हो रहा है। ये लाइन बिल्कुल इस तरह से दिया, देखिए पैसेज पे आइए। कई बार तो दो स्वप्न सताता कि जल्दी हम हिंदी के समाज में नहीं, हिंदी में राज कर रहने लगेंगे। देखिए यहाँ पे है ना, तो आपका आंसर यही होगा, दो स्वप्न के बारे में है। हिंदी आंदोलन पूरी तरह से बिखर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कितनी
तरीके से और कितनी डिटेल एनालिसिस के साथ आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन सीरीज को मैंने ख़त्म किया, बिल्कुल मनोरंजक ढंग से और बिल्कुल कंटेंट के हिसाब से और PYQ के डिमांड के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो यूं ही बने रहें और मिशन JRF के तहत जो भी एस्पिरेंट सीरियस एस्पिरेंट है या जो आगे भी एग्ज़ाम देने वाले एस्पिरेंट है, बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगे जोश नेट JRF के प्लेटफॉर्म से, तो समझिए कि आपका जो एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है वो मान के चलिए कि आपका 70% जोश नेट JRF के प्लेटफॉर्म के पास होगा और 30% आप उसको मैनेज कीजिए और दोनों आदमी मिलके काम करेंगे। बिल्कुल आपका जो है JRF कंप्लीट करने का जो एक सपना है और PhD में जो एडमिशन लेने का जो एक सपना है वो बिल्कुल साकार होगा। तो चलते हैं साथियों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने PYQ से सिलेक्शन तक के सीरीज में। बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।